होने वाली है और मैं जानता हूँ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। 90% बच्चों की यही थिंकिंग है। अभी तो हॉलीडेज चल रहे हैं, जुलाई से स्टार्टिंग करूंगा। मैंने भी यही सोचा था और यही सबसे बड़ी गलती थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो मुझे फील होता है काश मेरे टाइम पर कोई बताने वाला होता कि क्लास 11th की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम कोई सी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। देखो मैं तुम्हारे कहूंगा, अगर तुमने इनको अच्छे से फॉलो कर लिया, तुम्हें यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बट उन 5 पॉइंट्स से पहले तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी जान लेते हैं। क्लास 11th में तुम्हारे लिए सडन चेंजेस क्या आएंगे। जैसे 8th के बाद तुम 9th में आए थे ना, ऐसे ही अभी तुम्हें थोड़ा 11th में भी एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। बिकॉज क्लास 10th में तुम्हें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बट जैसे ही क्लास 11th की बात आती है तो अब तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिकॉज जहां पे तुम्हारा क्लास 10th का सिलेबस 1x था, अब यहाँ पे तुम्हारा सिलेबस 3x हो चुका है। क्लास 11th के कॉन्सेप्ट तुम्हारे डायरेक्टली क्लास 12th बोर्ड्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से रिलेटेड है। और अगर तुम पहले 3 महीने अच्छे से नहीं पढ़ पाए ना, तो फिर तुम्हारा बैकलॉग बनेगा और जैसे जैसे बैकलॉग बनता जाएगा तुम्हारा सर दर्द होगा और क्लास 11th तुम्हें पहाड़ जैसी लगने लगेगी। अब उस पहाड़ को हम इन 5 पॉइंट्स की हेल्प से तोड़ रहे होंगे, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 1 है तुम्हारा अंडरस्टैंड दी सिलेबस। ये तुम्हारी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले दिन स्कूल जाने से पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वहां से पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लो। अगर तुम्हें इतना नहीं, तब तक तुम खुद नहीं देख लोगे कि पढ़ना क्या क्या है, तब तक स्ट्रेटजी कैसे बनेगी। जैसे साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, तीनों रीडिंग हैवी सब्जेक्ट्स हैं। अब हर स्ट्रीम का एक कॉमन पैटर्न है। पहले 3 चैप्टर्स तुम्हारे हर सब्जेक्ट के फाउंडेशनल होते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुए ना, तो बाकी आने वाली क्लास 11th और 12th और साथ में अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, वो सभी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स को हल्का समझ के स्किप बिल्कुल भी मत कर देना। उनके कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से तैयार करने हैं। सिलेबस को देखो, चैप्टर्स काउंट करो, कितने चैप्टर्स हैं तुम्हारे टोटल, और रफली डिवाइड करो कितने महीने हैं और कितने चैप्टर्स हैं। ये तेरा पहला काम है। और अगर ये भी तुम्हें हार्ड लग रहा है तो इसके लिए कमेंट कर देना, मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं क्लास 11th का पूरा कंप्लीट रोड मैप विद चैप्टर वाइज और मंथली तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट था तुम्हारा सिलेबस को अंडरस्टैंड करना। इसके बाद सेकेंड आता है फोकस ऑन एनसीईआरटी। अब ये सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत से लोग नहीं समझते। क्लास 11th में तुम कोचिंग लेना चाहते हो तो बिल्कुल लो, ट्यूशन लेना चाहते हो लो, या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो यूट्यूब से पढ़ लो। बट एक चीज याद रखना, लेक्चर कहीं से भी अटेंड करो, लेक्चर के बाद तुम्हें एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, उसके बाद बाकी कोई स्टैंडर्ड बुक लगाना। अब देखो 12th का तो इतना कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 11th का तुम्हारा जो पेपर स्कूल वाले बनाएंगे ना, वो एनसीईआरटी से ही बनाएंगे। तो ट्राई करना कि तुम्हें एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद तुम अपनी कोचिंग की बुक हो या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक हो, उनको लगा लेना। सिंपल, हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी को पढ़ो, समझो और क्वेश्चन करो। और ये चीज अगर तुमने क्लास 11th में फॉलो करी तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे तुम्हारे, और ना ही तुम्हारा बैकलॉग बनेगा। बैकलॉग तब बनता है जब तुम ज्यादा चीजें ट्राई करते हो। जैसे लेक्चर अटेंड कर लिया, उसके बाद तुम एनसीईआरटी भी पढ़ने के लिए बैठ गए, एनसीईआरटी होते ही फिर स्टैंडर्ड बुक्स लगाने लगे। अब होता क्या है कि उस चक्कर में तुम एक दिन में बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाते हो, और ये कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं, बाकी तो पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ये तुम्हारे 11th के लिए मार्क्स बूस्टर है। ठीक, अब आता है तुम्हारा थर्ड पॉइंट, डोंट फॉरगेट नोट्स मेकिंग। अब ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और क्लास 11th में तो ये मोस्ट अंडररेटेड है, नोट्स बनाना पहले दिन से। और मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा बोरिंग चीज है ये, ऐसा मुझे भी लगता था। बिकॉज 11th की स्टार्टिंग में ना तो मैंने कोई नोट्स बनाए थे, ना एनसीईआरटी वगैरह को फॉलो किया था। बट होता क्या है कि क्लास 12th में मैं सीरियस स्टडी करता हूँ और उसके साथ साथ जेई की प्रिपरेशन भी। तो 12th तो मेरी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गई थी, बट 11th वीक होने की वजह से जेई मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते। फिर मैं लेता हूँ ड्रॉप, 6 महीने में पूरी क्लास 11th को कंप्लीट कर लेता हूँ। और उनमें सबसे बड़ा रोल प्ले मेरा नोट्स ने किया। बिकॉज पूरे सिलेबस के टोटल 92 चैप्टर्स थे क्लास 11th के और 12th के मिलाकर। अब उन 92 चैप्टर्स को मैंने नोट्स के थ्रू एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले भी कंप्लीट रिवीजन किया हुआ है। अब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है 92 चैप्टर्स 1 से 2 दिन में रिवाइज करना। बट तुम्हें इतना नहीं करना है, तुम्हें मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ ना। तो क्लास 11th को स्टार्टिंग से ही तुम ठीक से लेकर चलोगे तो नोट्स तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जेई मेंस तो मेरा क्लियर हो गया था, एडवांस नहीं हो पाया था। अब ये स्टोरी मैं तुम्हें कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी
बात क्लास 11th की करते हैं। ठीक है, अब आता है तुम्हारा पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट 3 मंथ्स स्ट्रेटजी। अब ये तुम्हारी फोर्थ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ में तुम थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि घंटों घंटों की स्टडी करो, डेली बस 3 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो, एक एक सब्जेक्ट अपना पकड़ो 1-1 घंटे के लिए और बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जैसे साइंस स्ट्रीम है तुम्हारे पास तो 1 घंटा तुम फिजिक्स पढ़ो, 1 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा बायोलॉजी या फिर मैथ्स। ऐसे कॉमर्स और आर्ट्स वाले अपने सब्जेक्ट्स को उठाएंगे। अब ये जो फर्स्ट 3 मंथ का बेस होगा ना, या तुम फाउंडेशन भी बोल सकते हो, ये तुम्हारा क्लास 12th में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज क्लास 12th के कुछ कॉन्सेप्ट में 11th के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो तुम कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, अप्रैल में देख रहे हो, मई में, जून में, तुम्हें अगले 3 महीने का कंप्लीट रोड मैप तैयार करना है, जहां रोजाना तुम 2 चीजें करोगे। जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको घर आके रिवाइज करो, और एक चैप्टर एडवांस में, मतलब कि जो चैप्टर कल चलने वाला है ना स्कूल में, उसको पहले से ही पढ़ के चले जाओ। डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लो, जिससे कि तुम जब क्लास में उस चैप्टर की बातें सुनोगे ना, जब तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा होगा, तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। डेली बस 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंट तुम्हें रहना है। हाफ ईयरली तक अपने हाफ सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना बस। बाकी टेंशन मत लो, इसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा अलग से। अगर तुम लोगों के कमेंट्स आ गए तो हाफ ईयरली तक सिलेबस कंप्लीट कर लो। हाफ ईयरली में अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ गए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो फिर तुम आगे की किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। बाकी मजे करते रहो, इतना लोड मत लिया करो स्टडी का। बस जिस टाइम पर स्टडी कर रहे हो उस टाइम पर फोकस रहो, और बाकी टाइम खूब मौज मस्ती करो, मेमोरीज बनाओ बस। ठीक है, तो अब आता है तुम्हारा 5th और लास्ट पॉइंट, कॉमन मिस्टेक्स। अब तुम्हें ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट है तुम्हारा ज्यादा रिसोर्सेज यूज करना, लाइक 5 बुक्स, 3 यूट्यूब चैनल्स, 2 कोचिंग, ये सब एक साथ करना सबसे बड़ा ब्लंडर बन सकता है तुम्हारे लिए। इसीलिए 1 से 2 रिसोर्स फॉलो करो और पूरा साल उन्हीं से पढ़ते रहो। ठीक है, इसके बाद सेकंड मिस्टेक है सिर्फ पढ़ना, प्रैक्टिस ना करना। स्पेशली साइंस और कॉमर्स, सिर्फ पढ़ने से मार्क्स नहीं आते। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, बिकॉज एग्जाम तुम्हारा रिटन होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तभी तुम्हारी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी। अब इसके बाद थर्ड मिस्टेक है तुम्हारी कंपैरिजन। वो इतना पढ़ रहा है, मैं क्या करूंगा, ये सब सोचना बंद करो। अगर कोई 10-10 घंटे भी पढ़ रहा है ना, तो उसको कॉपी बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा अलग माइंड सेट होना चाहिए, तुम्हारी अलग अपनी पेस होती है, अपने प्लान्स होते हैं और अपना रिजल्ट होता है। ठीक है, किसी को कॉपी मत करो या कंपेयर मत करो अपने आप को उससे। और फिर फोर्थ मिस्टेक है तुम्हारी सोशल मीडिया सिंड्रोम। अब बात कंपैरिजन की आ रही है तो सबसे ज्यादा कंपेयर तुम किसी को सोशल मीडिया पर देखकर उसको अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हो कि यार वो भी क्लास 11th में है, वो तो इतना बड़ा क्रिएटर है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट चीजें जितनी ईजी लगती है ना तुम्हें, उतनी होती नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी टाइम सोशल मीडिया पर ये बच्चे दिखावा कर रहे होते हैं। तो तुम्हें बस अपने आप पर फोकस करना है, ज्यादा रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है, ना ही शॉर्ट्स। और गेम खेलना है ना तो आउटडोर गेम खेलना, जो तुम्हारी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हो सके तो सोशल मीडिया को थोड़ा कम ही यूज करना, उससे तुम्हारी लाइफ ज्यादा मस्त रहेगी। बाकी